आज हम जो सेक्शन ले रहे हैं वो है सेक्शन 20, 22 और 23। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 20 को। तो सेक्शन 20 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो बात कर रहा है कंटेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ द पिटीशन। ठीक है, देखिए जो भी पिटीशन इस एक्ट के अंदर, चाहे वो डिवोर्स की पिटीशन हो या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की पिटीशन हो या जुडिशियल सेपरेशन की पिटीशन हो, कोई भी पिटीशन जो इस एक्ट के अंदर प्रेजेंट की जा रही है पिटिशनर के द्वारा कोर्ट में, तो उस पिटीशन के अंदर जो भी कंटेंट है, उसमें जो भी स्टेटमेंट है या जो फैक्ट बताए गए हैं, उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा खुद पिटिशनर के द्वारा। तो अगर आपने कभी कोई पिटीशन देखी होगी, तो लास्ट में नीचे लिखा रहता है कि I hereby named the above deponent do swear in the name of God that the statement made in the petition is correct to the best of my knowledge and belief। इस तरीके से आपने देखा होगा कि ये स्टेटमेंट लिखी रहती है। तो ये बेसिकली वही बात कर रहा है सेक्शन 20। तो सेक्शन 20 कहता है कि जो भी स्टेटमेंट पिटीशन में डाली गई है, पिटीशन में दी गई है, जो भी फैक्ट उसमें बताए गए हैं, उन सब का वेरिफिकेशन जो है पिटिशनर के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सेक्शन 22 की। तो सेक्शन 22 में ये कह रहे हैं कि जो भी प्रोसीडिंग्स इस एक्ट के अंदर चलेंगी तो वो इन कैमरा होंगे। ठीक है, इन कैमरा मतलब ये नहीं है कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही, इन कैमरा मतलब प्राइवेसी। ठीक है, उसमें केवल मौजूद होगा जो जज है, जो पार्टीज हैं या उनके जो एडवोकेट्स हैं, उनमें उसमें बाकी जो बाहर के लोग होते हैं वो मौजूद नहीं होंगे। बेसिकली जो मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं या कुछ जो सेंसिटिव इश्यूज के केसेस होते हैं, वही क्या है, यहाँ पर कैमरा प्रोसीडिंग्स उनकी चलती है। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि जो भी मैट्रिमोनियल इश्यूज को लेकर जो प्रोसीडिंग्स चलेंगी कोर्ट में, वो कैमरा में चलेंगी, ये ओपन कोर्ट में नहीं चलेंगी। और किसी को भी ये राइट नहीं है कि जो प्रोसीडिंग्स कोर्ट में चल रही हैं उसको वो पब्लिश करे, किसी भी माध्यम से एडवर्टाइज करे, कहीं प्रिंट करे, उसको ये परमिसिबल नहीं है। अगर वो बिना कोर्ट की कंसेंट के पब्लिश कर देता है, ठीक है, प्रोसीडिंग्स की पब्लिकेशन वो कर देता है, तो फिर उस केस में उसको फाइन पड़ सकता है अप टू ₹1000। हालांकि आप ये जानते हैं कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं, उनके तो जजमेंट, जैसे जैसे कोई केस वहां तक पहुंच जाता है, अगर है ना, कोई मैट्रिमोनियल केस अगर हाई कोर्ट तक पहुंच गया या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, तो फिर वहां पर जो पब्लिकेशन होता है जजमेंट्स का वो अलाउड होता है। ठीक है, ये जो बार है ये केवल लोअर कोर्ट्स के लिए है, जो कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसे आप समझते हैं जिससे, या फिर कह सकते हैं फैमिली कोर्ट के लिए होता है। ठीक है, ये बार हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं होता है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स होते हैं वो सब पब्लिश होते हैं। और उसका कारण ये भी है क्योंकि वो एक प्रेसिडेंस होते हैं लोअर कोर्ट्स के लिए। सेक्शन 23, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे इससे जो है मोस्टली क्वेश्चंस आपके बनते हैं, आपके चाहे एग्जाम्स में बनेंगे या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये कह रहा है बार्स टू मैट्रिमोनियल रिलीफ। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट क्या है, एक मैट्रिमोनियल रिलीफ है। डिवोर्स क्या है, एक मैट्रिमोनियल रिलीफ है ना। जुडिशियल सेपरेशन क्या है, एक मैट्रिमोनियल रिलीफ है। तो ये जितने भी चीजें हमने आज तक डिस्कस की हैं, ये बेसिकली मैट्रिमोनियल रिलीफ है। किसके लिए? एग्रीव्ड पार्टी के लिए। ठीक है, एग्रीव्ड पार्टी कौन है? जिसके ऊपर की मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस हुए हैं, जिसने इन मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस को झेला है। ठीक है, जिसने क्रुएलिटी झेली है, जिसने एडल्ट्री झेली है, तो उसको ही क्या मिलेगा? मैट्रिमोनियल रिलीफ मिलेगा। तो अगर हम कहें कि हस्बैंड जो है एडल्ट्री करता है, तो वाइफ क्या करेगी? मैट्रिमोनियल रिलीफ यानी कि डिवोर्स के लिए या जुडिशियल सेपरेशन के लिए वो कोर्ट में अप्रोच करेगी। कोर्ट ये कहती है कि जब भी आप कोर्ट आए, जब भी आप किसी मैट्रिमोनियल रिलीफ के लिए कोर्ट में आए, तो आप अपना जो है
खुद का कैरेक्टर क्लीन रख के आए। क्या कहने का मतलब कि दोज हु कम टू द कोर्ट मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स। जब आप खुद साफ हैं तभी आप कोर्ट में आ सकते हो, तभी आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आप खुद ही जो है गिल्टी हैं, अगर आपने खुद ही मैट्रिमोनियल ऑफेंस में जो है पार्टिसिपेट किया है या उसको एड किया है या इंस्टिगेट किया है किसी तरीके से, तो फिर आपको ये अधिकार नहीं है कि आप कोर्ट में आए और कोर्ट से जो है रिलीफ क्लेम करें। तो यहाँ पर बार का मतलब एक तरीके से रुकावट है, रेस्ट्रिक्शन है मैट्रिमोनियल रिलीफ के लिए सेक्शन 23 में। कोर्ट कभी भी ऐसी पेटिशंस में रिलीफ नहीं ग्रांट करेगा जिस पेटिशन में कुछ कोल्यूजन है, जिस पेटिशन में कुछ कॉनिवेंस है, या आप कह सकते हो कि जिसमें कुछ गड़बड़ है। तो कोर्ट ये कहता है कि अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो आप यू मस्ट कम टू द कोर्ट विथ क्लीन हैंड्स। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि जो कोर्ट जा रहा है वो इनोसेंट होना चाहिए, तभी वो कोर्ट से रिलीफ ले सकता है, कोर्ट उसको रिलीफ ग्रांट करेगी। नो वन कैन टेक एडवांटेज ऑफ हिज ओन रॉन्ग, वो थ्योरी यहाँ पर प्रॉपरली अप्लाई होती है सेक्शन 23 में। अब यहाँ पर सेक्शन 23 क्लॉज 1A ये ऐड किया गया था 76 अमेंडमेंट के जरिए, और यहाँ पर ये बोला गया था कि अगर रिस्पोंडेंट जो है इंसेन है तो उस केस में पेटिशनर को रिलीफ दे दिया जाएगा, लेकिन बाकी जो अब हम आगे केस डिस्कस करने वाले हैं उन केसेस में कोर्ट कभी भी रिलीफ नहीं देगी। तो इसमें जो सबसे पहली आपकी कंडीशन है वो है एसेसरी। एसेसरी मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर सपोज अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे मैट्रिमोनियल ऑफेंस में, तो फिर उस केस में कोर्ट कभी भी रिलीफ ग्रांट नहीं करेगी। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि सपोज एक हस्बैंड होता है और वो जो है प्रमोशन पाने के लिए अपने बॉस को जो है अपने घर में इनवाइट करता है, और कहता है अपनी वाइफ से भी उसको जो है पहले से कोल्यूजन होता है, वो अपनी वाइफ को भी उसने इन्फॉर्म किया हुआ होता है कि बॉस को मैं बुलाऊंगा घर पे, उसको डिनर करा के फिर तुम बॉस के साथ जो है एडल्ट्रस रिलेशनशिप बना लेना ताकि मुझे प्रमोशन मिल जाए। तो इस तरीके से हस्बैंड जो है बॉस को बुलाता है, बॉस के साथ जो है उसकी वाइफ रिलेशन बनाती है, वाइफ भी कुछ नहीं कहती है, ठीक है। वाइफ भी उस क्योंकि वाइफ को भी पता है कि इससे उनको क्या है बाद में बेनिफिट होने वाला है, प्रमोशन होने वाला है, इसलिए वाइफ भी जो है रिलेशन बनाती है। तो अब यहाँ पर कोई कोई भी पार्टी इनोसेंट नहीं है, ना वाइफ इनोसेंट है ना हस्बैंड। अब बाद में सपोज वाइफ इसी चीज को करते 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 हैबिचुअल हो जाती है और अब हस्बैंड वो कोर्ट में ये जाके ये कहता है कि मैं अब डिवोर्स ले रहा हूँ तुमसे, तो फिर इस ग्राउंड पे कोर्ट कभी भी उसको डिवोर्स नहीं देगी। एडल्ट्री का अगर वो ग्राउंड लेता है वाइफ के अगेंस्ट में कि वाइफ जो है मेरे बॉस के साथ एडल्ट्रस रिलेशनशिप में है, तो मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहता हूँ एडल्ट्री के ग्राउंड पे, तो कोर्ट कभी भी उसको डिवोर्स ग्रांट नहीं करेगी, उसको बार कर देगी, मैट्रिमोनियल रिलीफ लेने से बार कर देगी। तो कहने का मतलब ये है कि हस्बैंड यहाँ पर खुद ही गिल्टी था। हस्बैंड कोर्ट में गया लेकिन ही वॉज नॉट हैविंग क्लीन हैंड्स। वाइफ भी उसको प्रूव करेगी कि मैं इसमें अकेली शामिल नहीं थी, ये मेरे साथ था, ये इसी ने ही मुझे बोला था बॉस के साथ एडल्ट्रस रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो कोर्ट ये सारी फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद कभी भी हस्बैंड को मैट्रिमोनियल रिलीफ ग्रांट नहीं करेगी। इसी को हमने बोला है बार टू मैट्रिमोनियल रिलीफ। बार किसके लिए हो रहा है? हस्बैंड के लिए हो रहा है, मतलब उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जा रहा है कोर्ट के द्वारा मैट्रिमोनियल रिलीफ लेने से। नेक्स्ट इसमें आता है कॉनिवेंस। ठीक है, कॉनिवेंस एक तरीके से कंसेंट होता है। तो हमें पता है कंसेंट अगर दोनों की है, हस्बैंड और वाइफ दोनों की कंसेंट है, चाहे वो एक्सप्रेस हो सकती है या इम्प्लाइड हो सकती है। किसी मैट्रिमोनियल ऑफेंस को करने में दोनों की कंसेंट है और उसके बाद कोई एक चला जाए कोर्ट में, अगेन मैंने बताया कोर्ट रिलीफ नहीं देगी। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हस्बैंड जो है
रोज जब जब रोज घर आता है तो वो देखता है कि वाइफ जो है किसी एडल्ट्रस एक्ट में बिजी है, और देख के वो दरवाजा भी बंद कर लेता है, ठीक है, और कुछ बोलता नहीं है उसको। उसके बाद जब वो एडल्ट्रस एक्ट कर लेती है, फिर दोनों जो है आराम से अपना खाना खाते हैं, साथ में रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, फिर मतलब हस्बैंड को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हस्बैंड ने कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से हस्बैंड की क्या है, इम्प्लाइड कंसेंट है, कॉनिवेंस। तो इस केस में फिर बाद में अगर हस्बैंड कोर्ट जाता है और कोर्ट में ये कहता है कि मेरी वाइफ एडल्ट्री में है, तो फिर वाइफ भी क्या करेगी, ऑब्वियसली वो भी प्रूफ करेगी कि जब मैं अडल्ट्रस रिलेशन में थी तो ये भी तो कुछ कहता नहीं था मुझे, तो ये जो है देख के इग्नोर मारता था, तो इसका मतलब इम्प्लाइड कंसेंट तो इसकी भी है। तो इस केस में फिर अगेन कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट कोई भी रिलीफ हस्बैंड को ग्रांट नहीं करेगी। तो जरूरी नहीं है हस्बैंड, वाइफ भी हो सकती है, ठीक है। तो एक केस है हरगोविंद वर्सेस राम दुलारी। तो इस केस में क्या हुआ था कि वाइफ जो है एडल्ट्रस एक्ट में बिजी रहती थी हमेशा। तो हस्बैंड भी क्या कर लेता है, हस्बैंड भी रीमैरिज किसी और से शादी कर लेता है, ठीक है। मतलब वाइफ तो थी एडल्ट्री में, हस्बैंड भी क्या कर लेता है, मैरिज कर लेता है किसी और के साथ। बट जब ये कोर्ट में बात जाती है तो अगेन कोर्ट देखती है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही गिल्टी हैं, एक ने बाइगेमी किया है, एक ने एडल्ट्री किया है, दोनों ने ऑफेंस किया है, मैट्रिमोनियल ऑफेंस, ठीक है। तो एनी हाउ यहाँ पर कोर्ट जो है, यहाँ पर तो डिवोर्स ग्रांट कर देती है, लेकिन एज पर दिस सेक्शन 23 जो जनरल रूल है वो यही है कि ऐसे केसेस में जहाँ पर दोनों ही मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस के लिए गिल्टी हैं, वहां पर रिलीफ नहीं मिले। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें आता है वो है कॉन्डोनेशन का। कॉन्डोनेशन मतलब माफ कर देना या फॉरगिव कर देना, ठीक है। तो सपोज इसमें अगर एक ने जो है मैट्रिमोनियल ऑफेंस किया है और दूसरे ने जो दूसरा है जिसके ऊपर हुआ है वो ऑफेंस, वो माफ कर दिया उसको, कौन मतलब उसको फॉरगिव कर दिया, ठीक है। तो सपोज अगर हस्बैंड ने मारपीट की है वाइफ के साथ, ठीक है, बहुत ज्यादा उसको मारा है, पीटा है, और उसके अगले दिन वाइफ जो है वो चुपचाप सब कुछ भूल कर फिर से हस्बैंड के लिए खाना बना रही है, उसके ऑफिस का बैग तैयार कर रही है, उसके कपड़े धुल रही है। तो इसका मतलब ये है कि वाइफ ने क्या किया है, उस एक्ट को जो कि उसने उसके हस्बैंड ने उसके साथ किया था मारपीट का यानी कि क्रुएल्टी का, तो वो एक्ट उसने माफ कर दिया है वाइफ ने। उसके बाद जब माफ कर दिया तो दोनों फिर प्यार से रहने लगे और उनके बीच में कभी भी कोई मार पिटाई नहीं हुई। उनका जो कॉन्जुगल रिलेशन था या उसके जो उनके बाद उनके बीच में जो कोहैबिटेशन होता था वो रिज्यूम हो गया, नॉर्मल लाइफ वो जीने लगे। और अचानक वाइफ उठ के एक दिन कोर्ट चली जाए और कहे कि मेरे को डिवोर्स चाहिए हस्बैंड से, इसने मुझे एक बार मारा था, तो यहाँ पर फिर कोर्ट कोई भी रिलीफ वाइफ को नहीं देगी। लेकिन मान लो अगर एक बार मार पिटाई हुई, फॉरगिव भी कर दिया, माफ भी कर दिया, ठीक है, कुछ दिन सही भी रहने लगे, लेकिन कुछ दिनों बाद 10-15 दिन बाद फिर से हस्बैंड ने वाइफ को पीटा, खूब सारा पीटा, तो क्या अब कोर्ट रिजेक्ट करेगी? तो कोर्ट फिर उस केस में रिलीफ दे सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कोल्यूजन का। कोल्यूजन, ठीक है, मिली भगत जिसको बोलते हैं, आप हिंदी में उसको बोल सकते हैं मिली भगत, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोल्यूजन हो सकता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, आपस में मिली भगत कर लेते हैं कि देखो हम दोनों जो हैं एक दूसरे से, हमें जल्दी से जल्दी डिवोर्स चाहिए, तो मैं ऐसा करूंगी, कोर्ट में जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ जो है झूठा झूठा क्रुएल्टी वाला एलिगेशन लगा के तुम भी उसको एक्सेप्ट कर लेना, और जल्दी से फिर हमारा क्या होगा, डिवोर्स हो जाएगा, कोर्ट हमें तुरंत डिक्री दे देगी। तो अगर इस तरीके की बात बाद में कोर्ट के समक्ष सामने निकल के आती है, कोर्ट को कहीं पर भी कोल्यूजन लगता है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में मिली भगत लगती है, तो उस केस में फिर अगेन जो कोर्ट है वो कोई भी मैट्रिमोनियल रिलीफ ग्रांट नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है डिले, मतलब डिले हो जाता है, देर हो जाना, ठीक है। तो डिले किस चीज में हुआ कि सपोज एक बार मैट्रिमोनियल ऑफेंस किया गया एक स्पाउस के द्वारा दूसरे स्पाउस के ऊपर, कि सपोज हस्बैंड ने वाइफ को बहुत मारा पीटा, और उसके बहुत सालों बाद जो है वाइफ कोर्ट में जा रही है और ये कह रही है कि
5 साल पहले जो है मेरे हस्बैंड ने मुझे पीटा था, अब मुझे डिवोर्स चाहिए। तो क्या अब ये जस्टिफाइड होगा? इस तरीके का मैट्रिमोनियल रिलीफ यहाँ पर जस्टिफाइड होगा? तो ये नहीं होगा। कोर्ट ये कहेगी कि तुम 5 साल तक थी कहाँ, तुम आई क्यों नहीं, जब तुम्हारी पिटाई हुई थी तो तुम उसके बाद क्यों नहीं, तुम 5 साल तक कर क्या रही थी। वहां पर आपका जो मैट्रिमोनियल रिलीफ है उसको बार कर दे। इसके अलावा देखिए रिकंसाइलेशन का प्रोविजन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोर्ट हर संभवतः ये कोशिश करती है कि जो भी मैट्रिमोनियल रिलीफ ये पार्टीज लेना चाहती हैं, सपोज अगर डिवोर्स लेना चाहती है तो डिवोर्स से पहले उनके बीच में अगर कोई रिकंसाइलेशन हो सकता है तो उसके लिए कोर्ट पूरा जोर लगाएगी, ठीक है। और अगर कोर्ट को 1% भी लगता है कि हाँ रिकंसाइलेशन दोनों के बीच में हो सकता है तो कोर्ट फिर वहां पर मैट्रिमोनियल रिलीफ ग्रांट नहीं करेगी। तो आपको पता है कि आजकल रिकंसाइलेशन के लिए मीडिएशन सेल्स बने हुए होते हैं हर जगह पर। तो वहां पर हस्बैंड और वाइफ को बुलाया जाता है डिवोर्स की प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले, ये देखने के लिए कि क्या रिकंसाइलेशन हो सकती है। और अगर रिकंसाइलेशन हो सकती है तो फिर एक रिपोर्ट लगा दी जाती है, फिर कोर्ट उनको रिलीफ नहीं देगी। और अगर रिकंसाइलेशन नहीं हो सकता दोनों के बीच में, फिर उसकी भी रिपोर्ट लगाई जाती है मीडिएशन अधिकारी के द्वारा, और वो क्या करेगा फिर रिपोर्ट लगा के उस जज को भेजेगा जो ये केस इनका देख रहा है। फिर अकॉर्डिंगली जज उसके बेसिस पे प्रोसीड करता है। इसके अलावा एक सेक्शन इसमें और है, सेक्शन 23A। इसमें ये कह रहे हैं कि पेटिशनर को तो रिलीफ मिल ही रहा है, क्या रिस्पोंडेंट को भी रिलीफ मिलता है? तो ये कह रहे हैं कि हाँ, सपोज वाइफ थी, वाइफ पेटिशनर बन के गई कोर्ट में और उसने ये कहा कि हस्बैंड मुझे मारता पीटता है और मुझे डिवोर्स चाहिए। वाइफ क्रुएल्टी लेके गई, वो प्रूफ नहीं कर पाई, लेकिन हस्बैंड काउंटर में उसको क्या कर देता है, काउंटर क्लेम में क्या कर देता है, उसको उसके ऊपर एडल्ट्री के चार्ज लगाता है और वो उसे प्रूव भी कर देता है। तो फिर अकॉर्डिंगली यहाँ पर हस्बैंड कौन था, रिस्पोंडेंट था, तो वहां पर हस्बैंड को भी रिलीफ मिल सकता है कोर्ट के द्वारा। तो इस सेक्शन 23A के द्वारा ये कहा गया है कि केवल पेटिशनर ही नहीं, रिस्पोंडेंट को भी रिलीफ मिलेगा, ठीक है, अगर रिस्पोंडेंट अब जो मैट्रिमोनियल ऑफेंस है वो प्रूव कर देता है। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे वाइफ पेटिशनर बन के गई, अपना मैट्रिमोनियल ऑफेंस प्रूव करने के लिए गई थी, लेकिन वो कर नहीं पाई। इसके काउंटर में हस्बैंड ने जो है एडल्ट्री का उसके ऊपर एलिगेशन लगा के उसको प्रूव कर दिया, तो हस्बैंड को भी यहाँ पर रिलीफ कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है। तो ये आपका सेक्शन 23 है ना। तो आज का हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।